गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है हम क्लास ट्वेल्थ की सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में से ये टॉपिक कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है टॉपिक कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन जो है ये क्या होता है। ठीक है, व्हाट द कोगुलेशन मीन्स, इसका डेफिनेशन जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। द फिनोमिनन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन, या हम उसे फ्लैकुलेशन या फिर हम उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या समझ में आया होगा आपको कि एक ऐसा तरीका प्रेसिपिटेट करने का किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को किस तरह से हम उसको कोगुलेट करेंगे जब हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन को ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है नहीं, तो जैसे ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा यानी कोगुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है नहीं, तो हम उस वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बताएंगे कि ये कोगुलेट हो गया है। ठीक है नहीं, तो यानी पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर है कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा। तो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट द स्टेटमेंट सेज कि सबसे कम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जो हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में हमने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, परखने के लिए दो या दो से ज़्यादा, दो तीन मान लीजिए कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो लिए हुए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उनमें से जो भी आप दो या तीन इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, तो उनमें से जिसका इस्तेमाल मिनिमम होगा यानी जो आपको कम ml में यूज़ होगा कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, उसको ही हम कहते हैं मिनिमम कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, the coagulating power of an electrolyte is given by a rule which is called the Hardy-Chasles rule. So इस coagulating value of the electrolyte को Hardy-Chasles rule से जानते हैं। तो let's see कि what the Hardy-Chasles rule says। बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर Hardy-Chasles rule लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। According to this rule, the coagulating power of an electrolyte is directly proportional to the valency of the ions having the charge opposite to that on the colloidal particles। ज़रा कंसंट्रेट कीजिए आप लोग। Hardy-Chasles रूल कहता है कि कोगुलेटिंग पावर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयंस वैलेंसी ऑफ द आयंस पे। ये वैलेंसी ऑफ द आयंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? ठीक है नहीं, ये भी हम देख लेंगे, जस्ट आप फॉलो करो। ठीक है, और साथ ही साथ में ये बात भी है कि हैविंग द चार्ज अपोजिट टू दैट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको आप कोगुलेट करने जा रहे होंगे उस कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का चार्ज होगा, इन दोनों का चार्ज जो है वो अपोजिट होगा। यानी अगर आप किसी नेगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है कोगुलेट करने जाएंगे तो आप जो है उसके लिए पॉजिटिवली चार्जड आयन से उसको कोगुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडल सोल को कोगुलेट करते हैं तो उसके लिए जो है आपको नेगेटिवली चार्जड आयन की ज़रूरत होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ Hardy-Chasles रूल कहता है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, एक्टिव आयन से हमारा मतलब है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में नेगेटिव कोलाइडल सोल होगा कोगुलेट करने के लिए तो आपको पॉजिटिव आयन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पॉजिटिव होगा बच्चों तो नेगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्टिव आयन से आपका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन।
So what Schrödinger rule says, greater the valency of the active ion, greater will be its coagulating power. जैसे मैं आपको बताता हूँ, for example to coagulate negatively charged colloidal solution of arsenic sulfide, अगर आपने arsenic sulfide एक नेगेटिवली चार्जड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अगर आपने इसको कोगुलेट करना है तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट कैटाइंस जो हैं वो फॉलो करते हैं ऑर्डर जो कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड जो है ये भी आपका एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव आयंस की अगर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी जो है यहाँ पर आपकी एल्युमिनियम की है, ये +3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और सबसे कम वैलेंट जो है वो आपके पास में Na पॉजिटिव है। तो इट मीन्स कि हॉडी-शेजर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्जड कोलाइडल जूल को सबसे ज़्यादा कोगुलेट जो इलेक्ट्रोलाइट करेगा वो एल्युमिनियम क्लोराइड करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उससे कम जो है कोगुलेटिंग पावर मैग्नीशियम क्लोराइड में है और उससे कम जो है वो सोडियम क्लोराइड में है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसकी कोगुलेटिंग वैलेंसी जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के एल्युमिनियम आयन की ज़्यादा है मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, और फिर उसकी भी ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड वाले इलेक्ट्रोलाइट से। सिमिलरली टू कोगुलेट पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एक पॉजिटिवली चार्जड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अगर आपने इसको कोगुलेट करना होगा तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट एनाइंस जो हैं वो फॉलो करेंगे ऑर्डर क्या। जैसे मान लीजिए कि आपका फेरोसाइनाइड आयन है, ये एक्चुअली होता है पूरा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट नाम लेंगे इसका वो होगा आपके पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, लेकिन उसमें पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव वाला पार्ट है, हमारा नेगेटिव पार्ट आएगा FeCN6 4 नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास में आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे इस समय 4 नेगेटिव लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यस, अब आपको 4 नेगेटिव दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 नेगेटिव जो है इस वाले आयन की आपके पास में कितनी वैलेंसी आ रही है? 4, ठीक है। PO4 में आपकी वैलेंसी कितनी आ रही है बच्चे? 3 आ रही है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है आपके पास में सल्फेट आयन, उसमें SO4 2 नेगेटिव, उसकी वैलेंसी 2 आ रही है। तो फिर आप हॉडी-शेजर रूल को एक बार से देख लीजिए कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वो किस वाले आयन की आपके पास आ रही है? फेरोसाइनाइड वाले की। तो फेरोसाइनाइड वाले आयन में कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। अगर आप इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कोगुलेट करेगा फेरोसाइनाइड वाला आयन जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव कोलाइडल जूल को जो है सबसे पहले कोगुलेट करेगा। उससे कम कोगुलेटिंग पावर जो है वो PO4 3 नेगेटिव में होगी और उससे कम जो है वो SO4 2 नेगेटिव के अंदर होगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी हॉडी-शेजर रूल क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा आज के इस लेक्चर का, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। इसी हॉडी-शेजर रूल को अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने क्या करना है, 100 मिलीलीटर अगर आपके पास में कौन सा मैंने अभी लिया हुआ है FeOH का होल थ्राइजोल, यानी पॉजिटिवली चार्जड जोल है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंटेनर्स लिए हुए हैं। अगर आपके एक कंटेनर में क्या पड़ा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए इस वाले कंटेनर में आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसमें आपका पोटेशियम सल्फेट है, इसमें आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका K पॉजिटिव Br नेगेटिव, ठीक है, इसका आयनाइजेशन 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी, ठीक है, ये कौन सा है? पहले आप ये जांच लीजिए कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको मैंने कोगुलेट करना है ये कौन सा है। ये तो पॉजिटिवली चार्जड है खुद, ठीक है। अब इसको दरकार क्या हो, कौन सा आयन होगा बच्चे? वो आपके पास में होगा, अब आप इसको नेगेटिव से जो है वो कोगुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिवली चार्जड आयन कौन सा आपके पास में? Br नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा आपका SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा आपके पास में FeCN6 नेगेटिव।
तो सबसे ज़्यादा कोऑगुलेटिंग पावर, मैंने अभी आपको जस्ट पिछले वाले स्क्रीन पे जो है मैंने जिसको जो लिया हुआ था पेज, उस पे दिखाया हुआ है कि FeCN6 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कोऑगुलेटिंग वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इस SO4 और Br नेगेटिव से ज़्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले कोऑगुलेट जो है इस 100 ml ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को FeCN6 4 नेगेटिव आयन ही करेगा। सिमिलरली आप देख लीजिए यहाँ पर एर्सेनिक सल्फाइड को अगर आप इस कंटेनर में 100 ml लेते हैं, नेगेटिवली चार्जड है ये ओरिजिनली, और इसको जो है आपका कौन सा करेगा, पॉजिटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कोऑगुलेट करेगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया, आपने MgCl2 लिया और आपने AlCl3 लिया, ठीक है, AlCl3। तो मान लीजिए कि अगर आप इन तीनों में से अगर आप देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वैलेंसी ऑफ द आयन एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी, Al3 पॉजिटिव है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोऑगुलेटिंग पावर होगी, फिर उससे कम मैग्नीशियम मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, और सबसे कम जो है नेपर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो सबसे पहले कोऑगुलेट करेगा 100 ml ऑफ गिवन एर्सेनिक सल्फाइड कॉलाइडल सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्टिव क्लोराइड, ये भी हमारा एक इसी के साथ में जो है एक थोड़ा सा टॉपिक होगा। अगर आपको कोऑगुलेशन समझ में आया है तो प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स जो है ज़रूर आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको कोऑगुलेशन ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन समझ में आया है, ठीक है, देखो कोऑगुलेशन क्या था हमारा कि प्रेसिपिटेट करना, कोऑगुलेट करना कॉलाइडल सॉल्यूशन को, ये प्रोटेक्टिव क्लोराइड जो है, यहाँ पे आपने कोलाइड को, कॉलाइडल सॉल्यूशन को जो है कोऑगुलेशन से बचाना है, कोऑगुलेट नहीं होने देना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, आपने उसे बचाना है, यानी कोऑगुलेशन उसके अंदर जो है कॉलाइडल सॉल्यूशन के अंदर नहीं होने देनी है। तो ये मतलब रहेगा हमारे इस टॉपिक के अंदर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के अंदर। ठीक है, सो व्हाट दिस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बेसिकली इज, let's see its definition. The process of protecting the lyophobic collide from precipitation by electrolytes due to the previous addition of some lyophilic colloids is called protection. बच्चे मतलब हुआ ये कि ऐसा तरीका प्रोटेक्ट करने का लयोफोबिक क्लाइड्स, ठीक है, लयोफोबिक क्लाइड्स की अगर आप बात करोगे, जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, या जैसे आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, किसी भी लायोफोबिक क्लाइड को अगर आपने क्या करना होगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा, ठीक है, किससे बचाना होगा, आपने उसको कोऑगुलेशन से बचाना होगा, तो आप उसके अंदर एडिशन करेंगे, ठीक है, किसकी एडिशन करेंगे आप उसमें लायोफोबिक, ठीक है, कुछ लायोफिलिक क्लाइड्स की आप क्या करेंगे, उसके अंदर एडिशन करेंगे। जैसे मान के चलिए कि NaCl आपका हो गया, ठीक है, लायोफिलिक क्लोराइड, ठीक है, इसकी आप एडिशन उसके अंदर कर सकते हैं, या स्टार्च जैसे हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो इसकी आप एडिशन उसमें कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं कोऑगुलेशन से, कोऑगुलेशन जो है उसको आप नहीं होने दे सकते हैं ये लायोफिलिक क्लोराइड उसके अंदर ऐड करने से। ठीक है, तो इस तरीके को हम प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, या प्रोटेक्शन कहते हैं। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट, अब एक इंपॉर्टेंट बात प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स और प्रोटेक्शन के अंदर आती है कि द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव, अब प्रोटेक्टिव क्लोराइड किसको हम कहेंगे, जो कोऑगुलेट नहीं होने देता है वो लायोफिलिक होता है, ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटेक्टिव यानी लायोफिलिक क्लोराइड्स की प्रोटेक्टिंग पावर जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर विच इज नोन एज ज़िगमॉन्डीज गोल्ड नंबर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ओके, कि प्रोटेक्टिंग पावर जो डिफरेंट प्रोटेक्टिव लायोफिलिक क्लोराइड्स की होती है उसको हम ज़िगमॉन्डीज गोल्ड नंबर से जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो लेट्स सी कि ये ज़िगमॉन्डीज गोल्ड नंबर जो है ये क्या होता है। इस वाले लेक्चर का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, ठीक है, तो हम देखते हैं इस लास्ट टॉपिक के अंदर कि ये ज़िगमॉन्डीज गोल्ड नंबर जो है ये क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव क्लोराइड। तो प्रोटेक्टिव क्लोराइड से आपने समझना है कि लायोफिलिक वाला क्लोराइड, ठीक है, जो आपको लगेगा लायोफोबिक क्लोराइड को कोऑगुलेशन से बचाने के लिए,
यानी आप उसे कोगुलेट जो है वो नहीं होने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कोगुलेशन से, ठीक है, विच जस्ट प्रिवेंट्स द कोगुलेशन अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम, जब आप ये मिक्सिंग करेंगे ना तो कलर चेंज यहाँ पर होगा किस किस्म का, रेड टू ब्लू होगा, ठीक है, ऑफ 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं यहाँ पर कि 10 मिलीलीटर ऑफ अ गिवन गोल्ड जोल अगर आपके पास में होगा, व्हेन 10 मिलीलीटर ऑफ गिवन गोल्ड जोल में आप क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड नंबर जो है ये आपकी वही प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द कलाइड है, ठीक है, लेकिन कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम्स में आप कितना प्रोटेक्टिंग कलाइड यूज करेंगे जो प्रिवेंट करेगा कोगुलेशन का प्रोसेस, ठीक है, कोलाइड के अंदर, तो उसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, कि जिस भी कोलाइड की यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड की, ठीक है, गोल्ड नंबर वैल्यू कम से कम आएगी, ठीक है, तो उतना जो है ग्रेटर विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग पावर, सिंपली अगर हम कहेंगे तो, नहीं तो ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल नोट इट, जेलेटिन इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड बच्चों, ठीक है, जेलेटिन जो है ये एक सबसे बेहतरीन और, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है एक प्रोटेक्टिव कोलाइड हुआ करता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड देयर गोल्ड नंबर वैल्यू जो है वो ली हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले लिया हुआ है, ठीक है, जेलेटिन लिया, नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड आप बोल सकते हैं, तो जेलेटिन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जेलेटिन जो है ये सबसे बेस्ट जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड माना जाता है, ठीक है। इसकी गोल्ड नंबर वैल्यू देख लीजिए आप, 0.005 टू 0.01 हुआ करती है इसकी। उसके बाद हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन की प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो 0.05 टू 0.07 होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे इससे ऊपर जेलेटिन जिसको बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड माना जाता है, उसकी जो गोल्ड नंबर वैल्यू है वो लीस्ट है, ठीक है, इन गिवन वैल्यूज में से सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से बच्चों आप देखोगे एग एल्बुमिन की देखोगे आप, एग एल्बुमिन की 0.1 टू 0.2 हुआ करती है, और सोडियम ओलेट की जो है ये 0.4 टू 1.0 होती है, और गैम अरेबिक की 0.15, ठीक है, और 0.25। इसी तरह से स्टार्च की आप देखेंगे तो 20 टू 25, और डेक्स्ट्रिन की देखेंगे 6 टू 20, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन याद रख लीजिए कि ये जो टॉपिक आपने आज पढ़ा, ठीक है, कोगुलेशन से आपने स्टार्ट किया हुआ था और गोल्ड नंबर तक हमने इस लेक्चर में इसको ख़त्म किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फॉर द यू कैन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो फोकस कीजिए आज के इस लेक्चर पे। ओके।